कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। चांद के कैदी। चलो हाथ धो लो ताकि खाना खाया जा सके। बावर्ची खाने से प्लेटें ले आएंगे। मैं ये कहता हुआ उठ खड़ा हुआ। हम दोनों आगे पीछे चलते हुए बाहर आए। गुसल खाने के बाहर भी एक टैंकी रखी थी। वहीं टैंकी पर साबुनदानी में साबुन रखा था। मैंने अच्छी तरह मुंह हाथ धोया। शरफुद्दीन ने हाथ धोए। मैं खड़ा हुआ। तार पर से मैंने तौलिया लिया। तौलिए से मैंने मुंह और गर्दन रगड़ा। मैंने देखा कि शरफुद्दीन टूटी बांध करके खड़ा हो गया है। उसने मेरी तरफ देखा और मैंने तौलिया उसकी तरफ बढ़ा दिया। अचानक टूटी खुल गई और पानी तेज आवाज से बहने लगा। मैं और शरफुद्दीन दोनों ही उछल पड़े। हमने एक दोनों को देखा। शरफुद्दीन ने आगे बढ़कर टूटी बंद कर दी और चीम कर बोला, ओहो, शायद मैं ठीक से बंद नहीं कर पाया। मैं और शरफुद्दीन कमरे की तरफ बढ़ गए। 2-4 कदम ही आगे बढ़े होंगे कि टूटी फिर खुल गई। दोनों ठठक कर रह गए। हमने पलट कर टैंकी की तरफ देखा। वो होंकों की तरह कभी खुली हुई टैंकी को और कभी मुझे देख रहा था। इस बार उसने आगे बढ़कर टूटी बंद की और थोड़ी देर के लिए सीधा होकर खड़ा हो गया। चंद लम्हे हम वहीं खड़े रहे, टूटी की तरफ देखते रहे जैसे कि वो फिर खुल जाएगी, मगर काफी देर इंतजार किया, नहीं खुली तो हम बावर्ची खाने की तरफ चल पड़े। मैंने जाकर प्लेटें उठाई और बाहर आ गया। शरफुद्दीन ने टंकी की तरफ देखा। मैं उसकी कैफियत का अंदाजा कर रहा था। मुझे कतईन खौफ महसूस नहीं हो रहा था। मैं खुश था और जान गया था कि शकुंतला शरफुद्दीन को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही है। मैं खुद को बेहतर महसूस कर रहा था। हम दोनों प्लेटें लिए कमरे में दाखिल हुए। हम दोनों उछल पड़े। बड़े सलीके से सामने चांदनी पर सजा हुआ दस्तरखान पड़ा था। प्लेटें, गिलास सब मौजूद थे। टिफिन खुला हुआ रखा था। पानी का जग भी था और 2 गिलास भी करीब रखे थे। हम दोनों से देखकर हैरान रह गए कि अचानक शरफुद्दीन बोल उठा, वो देखो। उसने कॉर्नर्स की तरफ इशारा किया। मिर्जा सुलत बैग और जोगिंदर नाथ स्वामी जी की तस्वीर पड़ी हुई थी, इंतहाई साफ सुथरी और बिल्कुल इसी अंदाज में जिस अंदाज में हमने कल ऊपर से यहाँ लाकर रखी थी। शरफुद्दीन, क्या अब तुम कायल हो गए हो या अब भी तुम्हें समझ रहे हो कि ये सब मेरा जादू है? मैंने धीरे से कहा था। उसने बेबसी से मेरी तरफ देखा और फिर सर झुका लिया। खाना खाओ। इस बार वो बोला तो नॉर्मल था। चंद लम्हे में उसके चेहरे पर उसकी सोच खोजता रहा। फिर मैं चांदनी पर बैठ गया। शरफुद्दीन खामोशी से खाना खाने लगा। उसने भी कुछ कहना मुनासिब न समझा और खाना खाता रहा। खाना खाकर हम फारग हुए तो अंधेरा फैलना शुरू हो गया था। मैंने बर्तन समेटे और उन्हें बावर्ची खाने में रखाया। शरफुद्दीन ने टिफिन बंद कर लिया। मैं कमरे में वापस आया तो वह टिफिन लिए चलने को तैयार था। मुझे देखते ही बोला, चले, आरिफ आने वाला होगा, चाय पीकर उसे साथ लेकर आ जाएंगे। चलो, मैंने जवाब दिया। हम दोनों बैरूनी गेट की तरफ बढ़ गए। शरफुद्दीन ने पान के खोखे पर रुककर पान लिया। पान वाला बूढ़ा काफी पुराना आदमी था। मुझे देखकर हैरान रह गया। छोटे मिर्जा, आप गए नहीं? नहीं, लेकिन कल चला जाऊंगा, मैंने पान मुंह में रखते हुए कहा था। मैं पान कभी कभी ही खाता था। ओहो, मैं तो समझा था कि आप जा चुके हैं। तो मैंने बताया तो था कि छोटे मिर्जा नहीं गए। बूढ़े का बेटा पान लगाते हुए बोला, छोटे मिर्जा, आपको डर नहीं लगता? मुझसे तो खोखे पर भी हाथ को अकेले नहीं बैठा जाता। तू चुप रह, बूढ़े ने झिड़क दिया। मिर्जा, अभी कुछ देर पहले एक औरत आई थी, आपको पूछ रही थी। मुझे क्या पता, मैंने कह दिया। वो तो मुरादाबाद चले गए हैं। कौन औरत? मैंने हैरत से पूछा था। पता नहीं जी, अस्मत नाम बता रही थी। कहती थी मुरादाबाद में मुलाकात कर लूंगी। उसने मुझे गौर से देखते हुए कहा था। अस्मत? मैं ज़ेर लब बड़बड़ाया।
काफ़ी सोचा मगर याद ना आया। ख्याल आया कि शायद मतलूब चचा के घर से कोई आया हो। अम्मा वहाँ जाती रहती थी और अब उन्हें गए काफ़ी दिन हो गए थे। वो लोग तो शायद ये भी नहीं जानते थे कि अम्मा वगैरह मुरादाबाद चले गई हैं। मैंने सोचा कि वापसी पर उधर का चक्कर लगा लूँगा। अच्छा चाचा, अब अगर कोई आए तो कहना मैं कल मुरादाबाद जा रहा हूँ, मैंने कहा और शरफुद्दीन के साथ आगे बढ़ गया। हम थोड़ी ही देर बाद उसके दरवाजे पर थे। दरवाज़ा हस्बत वक़्त शगुफ्ता ने खोला था। उसका चेहरा जर्द हो रहा था। जो ही उसकी निगाह मुझ पर पड़ी, मुझे यूँ लगा जैसे वो खिल उठी हो। उसी लम्हे जाने मुझे क्या ख्याल आया और कैसे मैंने इतनी जुर्रत कर ली कि उसे जुबान चिरा दी। ऐसा करते हुए मैं शरफुद्दीन के पीछे हो गया था ताकि वो ये देख ना सके। इसके चेहरे पर अचानक मुस्कुराहट फैल गई थी। उसने हमें अंदर आने का रास्ता दिया। शरफुद्दीन मुझे बैठक में बिठाकर खुद अंदर चला गया। शगुफ्ता भी अंदर जा चुकी थी। चंद लम्हे बाद वो आए तो चाय की ट्रे उसके हाथ में थी। उसने ट्रे तपाई पर रखी और तपाई मेरे करीब ले आई। इतनी जल्दी आपने चाय बना ली? मैंने पूछा। भैया जी क्या कर गए थे कि वो 7 बजे तक आ जाएंगे। मैंने पहले ही चाय दम पर रख दी थी। मैं बहुत परेशान थी। भैया जी ने तो कुछ थोड़ा बहुत बताया था। आप तन्हा हवेली में कैसे रह जाते हैं? वहाँ आपको नुकसान भी पहुँच सकता है। नहीं, आप फिक्रमंद ना हो, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। अगर पहुँचना होता तो अब तक पहुँच चुका होता। मैंने उसकी आंखों में झांका। उसने जल्दी से निगाहें झुका ली और प्यालियों में चाय बनाने लगी। आप मुरादाबाद कब जा रही हैं? मैंने पूछ लिया। हमें तो 3 रोज पहले चले जाना था। आज अगस्त की 14 तारीख है और 18 अगस्त को छोटे चचा की बेटी का निकाह है। अब देखिए ना, भैया जी कह रहे हैं कि कल चलेंगे। अब्बा भी बहुत नाराज थे। क्या अब्बा और अम्मा नहीं जाएंगे? मैंने पूछा। वो 1 रोज पहले जाएंगे क्योंकि यहाँ शाह वलायत का उर्स है ना, और इसका तमाम इंतज़ाम भी अब्बा को ही करना है, इसीलिए। ओहो, मैं तो भूल ही गया था। मैं बोल उठा। शाह वलायत का मिज़ार अमरोहा में बेपनाह शोहरत रखता था। यहाँ के बिच्छू भी बहुत मशहूर हैं। ये बड़े बड़े खौफनाक सूरतों के बिच्छू इस मिज़ार के अहाते में किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते। लोग उन्हें हाथ पर उठा लिया करते थे, लेकिन उन्हें लेकर अगर कोई अहाते से बाहर आ जाए तो डंक मार देते थे। और इस मिज़ार का काम इंतज़ाम सादात अमरोहा के ज़िम्मे था और अब भी उन्हीं के ज़िम्मे है। मेरे बाप दादा भी शाह वलायत को बहुत मानते थे। उनके उर्स के इंतज़ामात में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते थे। इसी हिसाब से मुझे भी इस तरफ ध्यान देना चाहिए था, मगर मैं तो खुद इतने अज़ाब में गल चुका था कि हर बात ज़हन से निकल गई थी। आप तो यहाँ होंगे ना, चले जाइएगा। उसने प्याली मेरी तरफ बढ़ाई थी। क्यों, क्या मैं आप लोगों के साथ मुरादाबाद नहीं जा सकता? मैंने झिझक कर फिर उसकी आंखों में झांका था। हाँ, वो चौंक उठी थी। क्या आपका इरादा मुरादाबाद जाने का है? उसके लहजे में पुरमसरत हैरत थी। जी, मैं अम्मा की तरफ से परेशान हूँ, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वो मेरी तरफ से परेशान है। मैं भी आपके साथ कल मुरादाबाद चल रहा हूँ, अगर आपको एतराज़ ना हो। ये तो बड़ी खुशी की बात है, हमारा सफ़र अच्छा गुजरेगा। उसने बैठते हुए पूछा। भैया जी, वक़ारुल हसन साहब भी मुरादाबाद जाने का इरादा रखते हैं? शगुफ्ता ने उसे आते देखा तो चाय की प्याली देते हुए कहा था। हाँ, कह तो रहे थे, मगर भाई ये तो रूह के जलवों में जाएंगे। मैं तो खैर ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाता रूह को, इसीलिए मसला नहीं है, मगर तुम्हें सोच समझ कर चलना चाहिए। अल्लाह भैया जी, आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? क्या आपको अब तक यकीन नहीं आया? अब तो इसकी मुलाकात आपसे भी हो चुकी है। मैं चौंक उठा था। शरफुद्दीन के चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया था। मुलाकात हो चुकी है? मैं बड़बड़ाया। शरफुद्दीन? हाँ वक़ारुल हसन, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूँगा। गो कि मैं अब भी किसी मंतक की तलाश में हूँ, मगर रात मैंने भी बिल्कुल इसी तरह देखा था जैसे तुम चिता के पास उसे रोता देख चुके हो। इसका लहजा और निगाहें झुकी हुई थी। रात जब लंदन तुम्हें तलाश कर रहा था, इस वक्त मैं सीधा बड़े बरामदे की तरफ गया था। नामालूम क्यों मुझे यकीन था कि तुम उस तरफ मिलोगे। मैंने तुम्हें वही देख लिया था, मगर वो झिझक कर खामोश हो गया। मगर क्या? मैंने बेचैनी से पहलू बदला।
پورے انہماک سے قریب بیٹھی سن رہی تھی شگفتہ بھی، چہرے پر خوف مگر آنکھوں میں تجسس تھا، مگر عجیب و غریب حالت میں۔ میں نے سینے میں ایک عورت کا سایہ سا بیٹھا دیکھا تھا، وہ گھٹنوں پر سر ڈھکے ہوئے تھی، اس کی سسکیاں پوری حویلی میں گونج رہی تھی۔ برگد کے نیچے چیتا رکھی ہوئی تھی اور تم اس چیتا پر لیٹے ہوئے تھے۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا تھا، اس کی نگاہیں میرے چہرے پر جمی ہوئی تھی۔ اس کی زبان سے یہ سنتے ہی میری پیشانی پر پسینہ پھوٹ نکلا، خوف سے میرا دل دھڑکنے لگا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، کوئی فلم چلا رہے ہو، ہاں نا شرف الدین؟ ایسا خوفناک مذاق میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آج میں سچ بول رہا ہوں تو تم یقین کرنے کو تیار نہیں ہو۔ اس کے لہجے میں افسردگی تھی۔ کل تمہاری باتوں کو خرافات اور فلمی سٹوری سمجھ کر مذاق اڑاتا تھا۔ کل رات کا واقعہ میں نے خود دیکھا اور محسوس کیا ہے۔ جانتے ہو، میں نے خود اپنے ان ہاتھوں سے تمہیں وہاں سے اتارا اور اماں کے کمرے میں لا کر لٹایا تھا، اور تمہیں وہاں چھوڑ کر واپس گیا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، وہ چیتا، نہ عورت کا سایہ اور نہ ہی حویلی میں سسکیاں۔ حویلی میں سناٹا تھا، بہت گہرا سناٹا۔ دور سے گھڑی کی ٹک ٹک کی تیز آواز اماں کے کمرے میں پہنچ رہی تھی۔ وہ یہ سب کچھ بتا رہا تھا اور میری ایسی کیفیت ہو رہی تھی جیسے میں پہلی بار کسی سے ایسے واقعات سن رہا ہوں۔ اس نے مجھے چیتا پر کیوں لٹایا تھا؟ میں تو سیڑھیوں سے گرا تھا، میں ہونکوں کی طرح سے پوچھ رہا تھا۔ آپ لوگ کیوں گئے تھے وہاں پر؟ شگفتہ وحشتناک انداز میں چیخ پڑی، وہ ہمارے خوف کے پیلی ہو رہی تھی۔ پلیز شگفتہ آہستہ بولو ورنہ ابا۔ شرف الدین نے اس کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ وہ ایک دم گھٹنوں میں منہ دے کر رو دی۔ اگر آپ لوگوں کو کچھ ہو جاتا تو ہم کیا کرتے؟ اس نے روتے ہوئے کہا تھا۔ شگفتہ، وقار حسن ٹھیک کہتا ہے، وہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، کوئی ایسا مقصد پورا کروانا چاہتی ہے جسے کرنے پر وہ قادر نہیں ہے۔ تم ڈرو نہیں، بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں جو ہم نے تمہیں نہیں بتائے، لیکن اگر تم رو گی تو میں تمہیں کبھی رازدار نہیں بناؤں گا۔ میں اب وقار حسن کی باتوں کو خرافات سمجھتا رہا اور ڈراتا رہا۔ یہ تو خود ہی ایسی الٹی سیدھی باتیں کر کے خود کو نقصان پہنچائے گا، مگر جو کچھ کل رات ہوا اس نے میری سوچ کا انداز ہی بدل دیا۔ حالانکہ میں کل بھی اسے سائیکولوجسٹ کے بارے میں بتا کر اس کا دھیان بٹانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن دراصل میں نے رات ہی جب یہ بے ہوش تھا یا شاید سویا ہوا تھا، ہندو میتھولوجسٹ پر ایک کتاب کا مطالعہ کیا تھا۔ میں جو کچھ دیکھ چکا تھا اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ عقائد جس کے بھی ہوں اور جس قوم سے بھی وابستہ ہوں، ان کی کوئی نہ کوئی حقیقت ضرور ہوتی ہے۔ یہ بھی میں نے اسی کتاب میں پڑھا تھا کہ عام آدمی اگر لوہے کی کیلیں لگے تخت پر لیٹ جائے تو جان دے دے، مگر یہاں ایسے سادھو سنت بھی ہیں جو مہینوں اس تخت پر لیٹے رہتے ہیں، جن میں زنگ آلود کیلیں لگی ہوتی ہیں۔ کئی لوگ ہمالیہ پر برسوں ایک ٹانگ میں کھڑے رہتے ہیں یا اونچے درخت کی کسی کمزور سی شاخ پر لٹکے رہتے ہیں۔ ان کی ہڈیوں پر کھال منڈ جاتی ہے اور سانس کی ڈور نہیں ٹوٹتی، ان کی مخفی قوتیں نکھر آتی ہیں، ہزاروں عجیب و غریب واقعات جنم لیتے ہیں۔ تو پھر یہ روح کے انتقام کی کہانی تو ویسے بھی بہت عام ہے۔ ایسا کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تو ہوا ہوگا، ہو رہا ہوگا یا ہوتا ہوگا، جبھی تو کہانیاں بنی۔ انسان وہی کچھ تو لکھتا ہے جو محسوس کرتا ہے، جو اپنے تصور میں لا سکتا ہے، اور میں وہی چیز تو آتی ہے جس کا کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طور پر وجود ہو۔ وہ لمحہ بھر کو خاموش ہوا تو گہرا سناٹا سا پھیل گیا۔ میں اس کے سیر انگیز لہجے، اس کی مستند معلومات اور فصاحت و بلاغت کا تو پہلے ہی قائل تھا، مگر اب تک وہ میری تردید میں بولتا رہا تھا، میری مخالفت کرتا رہا تھا، تو مجھے لگتا تھا جیسے میں دنیا کا بے وقوف ترین آدمی ہوں جو ان خرافات میں پڑا ہوا ہوں۔ مگر اب جب وہ میری موافقت میں بول رہا تھا تو لگ رہا تھا جیسے بڑے بڑے منکر کو بھی راہ پر لے آئے گا۔ مجھے وہ سب کچھ 100% حقیقت لگنے لگا تھا، جس سے شاید کبھی میں نے محض وہم، کوئی شبدہ یا اپنی نفسیات کا کارنامہ سمجھا ہوگا۔ شرف الدین کی سوچ
بدلنے کی جتنی خوشی مجھے تھی میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ اب مجھے سب کچھ بے پناہ سہل لگ رہا تھا۔ شگفتہ اپنے آنسو پہنچ چکی تھی۔ اب اس کے چہرے پر خوف کم اور تجسس زیادہ تھا۔ وہ سایہ عورت کا تھا بھیا جی؟ کیسی تھی وہ؟ ہاں یہ بھی عجیب بات ہے، وہ زیر لب بڑبڑایا تھا۔ وقار الحسن تمہیں اس کے نقوش یاد ہیں؟ یعنی شکنتلا کیسی شکل کی ہے؟ کچھ یاد ہے تمہیں؟ تم نے تو اسے کئی مرتبہ دیکھا ہے نا؟ وہ مجھ سے مخاطب ہوا تھا۔ ہاں، اس کا چہرہ گول ہے، سنہرا رنگ ہے، بڑی بڑی سی آنکھیں ہیں،